मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का देशव्यापी जनसंपर्क अभियान जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज गुजरात के पाटन और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में जनसभाएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी तिरुपति में रैली। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। 9 साल पूरे होने के मौके पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पर पहुंची। हरदीप पुरी ने कहा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। केंद्र सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का किया गठन। समिति का काम राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात कर राज्य के हालात की चर्चा करेंगे। गुजरात में एटीएस को बड़ी कामयाबी। पोरबंदर से एक विदेशी नागरिक समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इन पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत से जुड़े होने का आरोप। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के और अधिक तीव्र होने की संभावना। अगले 24 घंटे में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने 13 जून तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी सलाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त दस्तावेज घर ले जाने, झूठे बयान देने और साजिश सहित 7 नए आरोपों में किया गया नामजद। ट्रंप को मियामी की संघीय अदालत में मंगलवार को पेश होने को कहा गया। खेल की खबरों में ओवल में खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को अब तक भारत पर मिली 296 रन की बढ़त। इससे पहले भारत की पहली पारी सिमट गई थी 296 रन पर। और मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के बीच आज देर रात इस्तांबुल में खेला जाएगा चैंपियंस लीग का खिताबी मुकाबला। शानदार फॉर्म में चल रहे इंग्लिश क्लब मैन सिटी की टीम इतालवी क्लब्स इंटर मिलान के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह ने गुजरात के पाटन में जनसभा की। इसमें उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। अमित शाह आज शाम को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। इसके बाद नांदेड़ में जनसभा करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेता एवं केंद्रीय आवास और शहरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार के कामों के साथ देने की बजाय केवल राजनीति करते रहे, कोरोना काल में हमने पूरे देश में वैक्सीन और अन्य योजनाओं से मदद की है। हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज इज क्लोज टू 24 crores एंड राइजिंग। ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट मैटर कि दिल्ली हैज नॉट इंप्लीमेंटेड द स्कीम। आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। मैं नीयत की बात क्यों करता हूं? क्योंकि अभी जो लोग इतना हल्ला मचाते हैं, देखिए, जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा और जब महामारी के बीच में थे तो युवा नेता कहते थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? अरे उस समय भी कहता था राजस्थान में आपने कूड़े में फेंक दी और पंजाब में जो आपकी सरकार है वो मुनाफाखोरी कर रही है। मैं क्यों ये ला रहा हूं? नीति, नियत, आपकी अगर नियत ठीक होगी तभी होगा।
उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने हर नागरिक को घर और स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में वो काम कर दिखाया है जो पहले की सरकारों ने देश में 70 साल में भी नहीं किया। 2014 के बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवास सैंक्शन हुए। जो हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी पब्लिक सेक्टर में, उन्होंने 2004 और 14 में उसको खत्म कर दिया। सो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जब कोविड आया तो हमको 1500 टन मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज बाहर से लानी पड़ी। 942 टन मेडिकल इक्विपमेंट हमें मेडिकल सप्लाईज भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी। बट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इन द पब्लिक सेक्टर कंप्लीटेड, वर्चुअली नो इंडिजिनस कैपेसिटी शुरू करके टुडे we have distributed more than 222 crores vaccine manufactured and distributed free. This is a fact. केंद्र सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूह के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति का काम राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए होगा, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों एवं समूहों के बीच बातचीत शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मई 2023 से 1 जून 2023 के दौरान मणिपुर राज्य का दौरा किया था और स्थिति का जायजा लेने के बाद शांति समिति के गठन की घोषणा भी की थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मणिपुर के दौरे पर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी 29 मई से 1 जून तक मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। लगातार हो रहे दौरों के बीच राज्य में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। शरद पवार के इस फैसले को अजीत पवार के लिए झटका भी माना जा रहा है। हालांकि अजीत पवार की मौजूदगी में ही ये घोषणा की गई। शरद पवार ने 1999 में उनके और पीए संगमा द्वारा स्थापित पार्टी एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ पर ये घोषणा की। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ के पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सिर्फ भारतवर्ष की आस्था का ही केंद्र नहीं, बल्कि विश्व भर के भक्तों का आस्था का केंद्र है। दर्शन के समय जेपी नड्डा अपनी धर्मपत्नी और बेटे एवं पुत्र वधू के साथ थे। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सिर्फ भारतवर्ष के आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि विश्व भर के भक्तों का ये आस्था का केंद्र है। और ऐसे प्राचीनतम पवित्र स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला।
मैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को नमन करके ये जो हमें अपॉर्चुनिटी, जो हमें मौका मिला, उसके लिए मैं समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आगे और तीव्र होने की संभावना है। पिछले 6 घंटों के दौरान ये चक्रवाती तूफान लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में उत्तर उत्तर पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिन में ये उत्तर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग ने 13 जून तक पूर्व मध्य और उससे सटे पश्चिम मध्य अरब सागर में और 12 से 14 जून के दौरान उत्तर और आसपास के मध्य अरब सागर में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। गुजरात के समुद्र तटों पर भी चक्रवात बिपरजॉय का असर नजर आ रहा है। वलसाड में तट पर ऊंची ऊंची लहरें देखी जा रही हैं। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तीथल बीच को 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की भी चेतावनी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो जरूरत पड़ने पर दरिया कंथन गांव के लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। अस्थायी विस्थापन के लिए प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है। दूरदर्शन ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूर्वोत्तर का उदय विषय पर चर्चा के लिए डीडी डायलॉग का आयोजन किया। इस बातचीत में केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा, उत्तर पूर्व के राज्यों में कनेक्टिविटी के बारे में कि कांग्रेस की सरकार के 60 वर्षों में उत्तर पूर्व के लोगों तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई थी, जबकि अब वहां बड़ी संख्या में हवाई अड्डों का भी निर्माण हो रहा है। कांग्रेस ने करीबन 7 साल उन्होंने राज की है। 60 years they rule, okay? But in the last 6 decades, they have miserably failed to develop Northeast. Even they have failed to provide minimum connectivity. But Honorable Prime Minister, when he has taken over the responsibility of the Prime Ministership, immediately he has put entire ministry into action. That is why look-east policy has been transformed into act-east policy. तो इसके वजह से आज देखिए 16 एयरपोर्ट ऑपरेशनल बन गए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्व के राज्यों में व्यापार को गति देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व के नजदीक म्यांमार और बांग्लादेश के बंदरगाहों से कनेक्टिविटी स्थापित कर उसी दिशा में काम किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया में एक बिजनेस हब के सिलसिले में खड़ा करने के लिए मोदी जी ने अपनी कार्यक्रम रचना की है। इसकी वजह से आज ट्राइलेटरल हाईवे हो, आज आसपास में जो भी पोर्ट है, म्यांमार के सिटुए पोर्ट हो, सारीपुर मोंगला हो, सेटाग्राम हो, सारे पोर्ट का साथ अपनी कनेक्टिविटी डेवलप कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट को एक सुनहरा मौका मिला है टू रजिस्टर देयर पोटेंशियल इन द नेक्स्ट डोर नेबर्स कंट्रीज। So this is the market he has provided for our producers, for our potentialities. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आगामी योग दिवस के चलते योग के बारे में बात करते हुए कहा कि योग स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में योग दिवस की लोकप्रियता में बड़ी तेजी देखने को मिली है। Yoga is a science of body, science of mind. It is give lot of freshness. It gives you power, energy, and keep you healthy and attain the highest happiness of life. 8 edition तक 2015 से लेकर 2022 तक जो भी हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के आयोजन हमने की है नेशनल और ग्लोबल स्तर पर, हर एडिशन पे लोगों का भागीदारी बढ़ने लगे। आइए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। वाराणसी में G20 की बैठक 11 जून से 13 जून तक होगी।
3 दिवसीय इस बैठक में विदेश मंत्री समूह कृषि, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, सामाजिक सुरक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 के अतिथियों के स्वागत के लिए कितना तैयार है वाराणसी, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। शहर में प्रवेश करते ही ये सर्किट हाउस और ये कचहरी का एरिया है, जहां आप देख सकते हैं G20 किस खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है। आई लव वाराणसी। ऐसा ही स्वागत के लिए तैयार है काशी, वाराणसी जिसे आप कह सकते हैं। और यहाँ पर लोग सेल्फी पॉइंट हो गया है लोगों का। काशीवासी यहाँ पर आके सेल्फी ले रहे हैं। G20 के जो अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए लाइट के साथ तरह तरह की जो चित्रकारी की हुई है दीवारों पर, G20 के जो ये बनाए गए हैं फूलों से, खूबसूरत रूप में तैयार है वाराणसी। कचहरी का चौराहा, ये वेस्टेज जो चीज़ें हैं उनसे बना हुआ ये खूबसूरत चौराहा, और जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अशोक स्तंभ के शेरों का निशान है वो बना हुआ है यहाँ पर वेस्टेज से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयार है अतिथियों के स्वागत के लिए काशी। सबसे पहले अतिथि गंगा आरती देखेंगे और उसके बाद जो बैठक होनी है उसमें भाग लेंगे। काशी पूरी तरह तैयार है, सजकर संवरकर G20 के अतिथियों के लिए। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली और कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके साथ ही देश और विदेश के 374 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्य धारा से जुड़ गए। Ladies and gentlemen, General Manoj Pandey, Chief of Army Staff, the reviewing officer of the day's parade. Demon, first and the captain, down and up front, season of the enemy cadet, take one, break, bring it clear, address. The Sword of Honor is the most coveted recognition that a gentleman can get. Winner of the Bangladesh Medal for Best Gentleman Cadet from 2014. गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने पोरबंदर से एक विदेशी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत से कथित रूप से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस की विशेष टीम पोरबंदर और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से सक्रिय थी। विशेष अभियान के दौरान एक सूत्र को खंगालते हुए टीम ने ये गिरफ्तारी की है। गुजरात पुलिस के एटीएस अधिकारियों को ऐसी सूचना मिली थी कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविनेंस ISKP से जुड़े आतंकवादी गुजरात होकर देश से बाहर जाने वाले हैं। सबूत मिलने पर एटीएस के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह पोरबंदर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात पुलिस के एटीएस के अधिकारियों को ऐसी एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं। उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया।
और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन से पैदल यात्रियों के लिए 80 किलोमीटर का लंबा फुटपाथ और साइकिल ट्रैक विकसित हुआ है। मिशन के जरिए डल झील के पैदल ट्रैक और शिकारा को भी नया रंग देने की तैयारी है। देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी मिशन ने श्रीनगर को एक आधुनिक, टिकाऊ और आर्थिक रूप से जीवंत शहर के रूप में बदल दिया है। शहर में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार आया है। ये इस शहर के लिए अभूतपूर्व है। खासकर शहर में पैदल यात्रियों के लिए बने 80 किलोमीटर ट्रैक ने फिजा बदली है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें करीब करीब हमने 80 किलोमीटर के वॉकिंग पाथ्स बनाए हैं। नाउ दैट वॉकिंग पाथ्स इज नॉट जस्ट अ फुटपाथ, उसकी काफ़ी सारी खासियत है। सबसे पहले तो वो नेशनल और इंटरनेशनल कोड्स को फॉलो करता है। 6 इंच ऊंचा है और इजीली वॉकेबल है, वाइड है ताकि आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। ट्रैक निर्माण से नगर में यातायात की भीड़ कम होगी। शहर में 100 से अधिक साइकिलिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से लोग साइकिल को किराए पर लेंगे। साइकिलिंग को और प्रमोट करने के लिए हमने थोड़ा सा इसको ओपन भी किया कि कोई इलेक्ट्रिक साइकिल के जो नई कंपनीज हैं, अगर वो आना चाहें इन श्रीनगर एंड दे आर वांटिंग टू पुट अप देयर बाइसिकल्स, तो वी आर इनवाइटिंग देम। राजसी पहाड़ों के बीच झिलमिलाते पानी से सजी डल झील श्रीनगर की सुंदरता का एक कैनवास पैदा करती है। प्रतिष्ठित शिकारा पारंपरिक कश्मीरी लकड़ी की नावें लुभावने दृश्य तैयार करती हैं, जिसकी लालित्य को नजरों में कैद करने सैलानी खींचे चले आते हैं। बीते सालों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है, तो झील के किनारे को स्मार्ट सिटी मिशन से नए रंग रूप में बदला गया है। डल लेक हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी पूरे शहर का, तो उसके अराउंड पूरा लेक फ्रंट का जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें हम लोग डल गेट से लेकर निशात तक का वॉकवे बना रहे हैं। निशात सत्थू जो डल के बीच में एक स्पेस जाती है, उसके अराउंड वॉकिंग एंड साइकिलिंग स्पेस बना रहे हैं। निशात गार्डन का सामने का प्रेजेंस डेवलप कर रहे हैं। श्रीनगर की हरी वादियां और खूबसूरती सैलानियों को अपनी तरफ लुभाती हैं। स्मार्ट सिटी मिशन से उस खूबसूरती को और भी नयापन मिल रहा है। चाहे यहाँ के फुटपाथ की व्यवस्था हो या शिकारा के डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, स्मार्ट सिटी के जरिए इसे विकसित करने के तमाम प्रयास हुए हैं ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को यहाँ तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, श्रीनगर। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े मामले में ट्रंप के खिलाफ आरोप लगे हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप ने सैकड़ों गोपनीय दस्तावेजों को अपने पास रखा, साथ ही गलत बयानबाजी भी की। जांच एजेंसियों ने ट्रंप के खिलाफ नए मामले में 7 आरोप तय किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि उन्हें मियामी संघीय अदालत में आगामी मंगलवार को पेश होने के लिए समन मिला है। बीते दिनों FBI ने अगस्त 2022 में ट्रंप के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें FBI को 100 से ज्यादा गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए थे। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 296 रन की हो गई है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और डेविड वार्नर दूसरी पारी में भी सस्ते में आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा को उमेश यादव ने 13 के स्कोर पर चलता किया। पहली पारी में शतक लगाने वाले स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड भी दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर सके। दोनों बल्लेबाजों को रविंद्र जडेजा ने आउट किया और ऑस्ट्रेलिया ने 111 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। दिन का खेल खत्म होने तक मार्नस लाबुशेन 41 और कैमरून ग्रीन 7 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी 296 रन पर सिमटी। भारत की ओर से रहाणे ने 89 रन बनाए, वहीं शार्दुल ठाकुर ने 51 रन की पारी खेली।
ओवल में चल रहे WTC फाइनल के तीसरे दिन का पहला सत्र भारत के नाम रहा। अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने 2 दिन तक बैकफुट पर नजर आ रही टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई। इन दोनों ने मिलकर 7वें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले 2 दिन जहां पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, वहीं तीसरे दिन का पहला सत्र भारत के नाम रहा। 2 दिन तक बैकफुट पर नजर आ रही टीम इंडिया की मैच में शानदार वापसी कराई अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने। दोनों ने मिलकर 7वें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी की खास बात ये रही कि दोनों ने तेज सिंगल लिए और लगातार स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 2021 के बाद से 7वें या उससे नीचे के विकेट के लिए ये 8वीं शतकीय साझेदारी रही। 2021 के बाद से अगर टेस्ट क्रिकेट में भारत के रिकॉर्ड को देखें तो पहले 4 विकेट के लिए 42 या 50+ रन की साझेदारी हुई है। वहीं अंतिम 6 विकेट के लिए 41 और 50+ से रन की साझेदारी हुई है। ये दर्शाता है कि किस तरह से भारत के निचले क्रम ने पिछले 2 साल में भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हमने देखा था कि किस तरह भारतीय निचले क्रम ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया और भारत को सीरीज जिताने में मदद की। मैच देखने आए भारतीय प्रशंसकों ने भी माना कि इस साझेदारी ने भारत को मैच बचाने का एक मौका दिया है। बहुत अच्छा रहा और आई थिंक रहाणे तो हमेशा से मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स इंडिया हैड एंड आई रिमेंबर द टेस्ट वेयर ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। So I'm very happy कि he's back. पार्टनरशिप देखे तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने सेंचुरी तो बनाई थी। अगर रहाणे का थोड़ा सेंचुरी बन जाता वो भी देखना मजा आता, लेकिन एंड की तरफ जो शमी ने खेला था वो भी मतलब मैच काफी वहां से पिकअप हुआ था, मतलब देखने में तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा था। ये बहुत ही जरूरी था पार्टनरशिप। इसके ये पार्टनरशिप के बिना तो इंडिया का सिचुएशन काफी मुश्किल रहता। और रहाणे ने जैसे बैटिंग किया बहुत सालों के बाद आके, तो वो बहुत ही तगड़ा था। ये अच्छी साइन है इंडिया के लिए। और जैसे आपने कहा ये पहला सेशन है जो इंडिया के खाते में रहा है। अभी अगर हमने बॉलिंग अच्छी की तो अगले 2 दिन में ये मैच डेफिनेटली बचा जा सकता है और अगर किस्मत ने साथ दिया तो जीत भी सकते हैं। शार्दुल और रहाणे की पार्टनरशिप की बदौलत हमको एक ऐसा मौका मिला है कि अब हम लोग या तो मैच ड्रॉ भी कर सकते हैं और हो सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर दें तो जीत भी सकते हैं। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रही। उससे अच्छा ये रहेगा कि हिंदुस्तान को चांसेस बना ड्रॉ कराने के लिए और जीत भी सकता है। रहाणे दुर्भाग्यशाली रहे और शतकीय पारी से चूक गए। वे 89 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 51 रन की पारी खेली। दोनों मिलकर भारत का स्कोर 6 विकेट पर 152 रन से 7 विकेट पर 261 रन तक लेकर गए और फॉलो ऑन डालने में अहम भूमिका निभाई। इसी बीच रहाणे ने अपने 5000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। इन दोनों की पारी ने साबित कर दिया कि भारत के शीर्ष क्रम में भले ही दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज हों, लेकिन किसी भी टीम को भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों से पार पाना ज्यादा मुश्किल है। अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर के बीच हुई 7वें विकेट की साझेदारी ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में नई जान फूंक दी है। इन दोनों की साझेदारी ने दिखा दिया है कि भारतीय निचले क्रम के बल्लेबाजों में कितना दम है। पिछले 2 साल में भारतीय निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दुनिया भर की टीमों को परेशान किया है और ये भी दिखा दिया है कि भारत का शीर्ष क्रम ही नहीं बल्कि भारत का निचला क्रम भी दुनिया के किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को परेशान करने में माहिर है। कैमरा पर्सन सुमित नौडियाल के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, केनिंगटन ओवल, लंदन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।